हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं दोस्त LTGIC के अंतर्गत हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत दोस्त हम लोग देख रहे हैं मौर्य शासन काल। तो हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आइए आज देखते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में जान लेते हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्त। तो अशोक का शासनकाल कब से कब रहा है? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल रहा है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध की पर शासन अधिकार कर लिया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया है। तो इसमें सिंहली अनुश्रुति जो है दोस्त, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त अशोक जो था वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा उल्लेख है। महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए युद्ध में अपने भाइयों का वध करके ही अशोक साम्राज्य प्राप्त किया। लगभग 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए आगे। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों जैसे दिव्यावदान सिंहली अनुश्रुति से मिलती है। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा नेट्यूर उडेगोलन अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। तो मास्की, गुर्जरा, नेट्यूर और उडेगोलन ऐसे 4 अभिलेख हैं जो जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। कहने का मतलब है उसका नाम अशोक है तो उसका नाम अशोक ही मिला हुआ है। अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली दारा प्रथम में देवानामप्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित है। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक कन्नौज उज्जैन का राज्यपाल था दोस्त। जब वो उसके राज्याभिषेक से पहले जो था वो अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था तथा उसने कश्मीर में बीतस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी। आइए आगे देख लेते हैं मित्र। आगे अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से यह प्रकट होता है कि संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का कोई राजा राज्य कर रहा था। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। विजय उपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली तथा दक्षिणी केंद्र की राजधानी कहाँ थी भैया? जौगढ़ बनाया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्त। प्लिनी के अनुसार अशोक ने कलिंग में व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर इस पर आक्रमण किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के अभिलेखों में स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। आइए जान लेते हैं अशोक और बौद्ध धर्म। आइए अशोक और उसके बौद्ध धर्म में जाने के क्या कारण रहे हैं। तो ये अशोक और बौद्ध धर्म तो सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोथ नामक के बिच्छू ने बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया। तत्पश्चात मुगली पुत्र तिस्य के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना बौद्ध साहित्य में भिक्षु गतिक
कहा गया है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की, जिसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। उसने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित किया तथा केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। नेपाल की तराई में से अशोक ने 2 अभिलेख रुमिनदेई एवं निगलिवा स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। रुमिनदेई अभिलेख से मौर्यकालीन शासन, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, कर नीति की जानकारी मिलती है। दोस्त, अशोक का बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण उसका भाब्रू बैराट राजस्थान से प्राप्त लघु शिला लेख है, जिसमें अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। अशोक के धम्म का उल्लेख अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख उसके शासनकाल का जो सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण है। दोस्त, अगला सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिया गया था। दोस्त, बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसके नाम थे कर्ण, चौपड़, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। दशरथ ने लोमस ऋषि व गोपिका गुफा का निर्माण कराया था। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला, ये जान लेते हैं दोस्त अशोक के धम्म। तो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार संहिता प्रस्तुत की, उससे उनके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी वह राहुलोवाद सूत्र से भी की गई है। आगे देख लेते हैं दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है: पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म, शुद्ध ही धर्म है, साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुला, दया और दान, शुचिता, प्रमाणियों का वध न करना, माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा का मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्रों और परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों एवं सवर्णों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार आदि। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए अगला, अशोक के अभिलेखों से संबंधित जानकारी। प्रमुख दोस्त, शाहबाजगढ़ में मानसेहरा खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। दोस्त, आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले में अरामेइक लिपि में लिखा गया है। शाहजहाँ तथा हजारा जिले में मानसेहरा अरामाइक लिपि में, तक्षशिला एवं लघमान काबुल अरामाइक एवं ग्रीक भाषा में, सरेकुना कंधार द्विभाषिक और द्विलिपिक में है। इसके अतिरिक्त समस्त शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। निगाली सागर अभिलेख में बुद्ध कानक मुनि के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए अगला, अशोक के धम्म का आशय मानव का नैतिक उत्थान है। अशोक कालीन पश्चिमी शक्तियों यवन, गांधार, कंबोज का उल्लेख 5वें और 13वें शिलालेख में वर्णित है। उपासक बौद्ध धर्म अशोक के धम्म का मूल स्रोत था, जिसका चरम स्वर्ग की प्राप्ति था। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमिनदेई अभिलेख का विषय आर्थिक था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी
कारुवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख होता है। रानी का अभिलेख भी कहा गया है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है दोस्त। सोगौरा एवं महास्थान अभिलेख से अन्न भंडार के विषय में जानकारी मिलती है। अनुसंधान देख लेते हैं दोस्त। तो अनुसंधान राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिक राजस्व तथा मुक्तकों के प्रति पाँचवें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा कर जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है दोस्त। आगे देख लेते हैं भैया, आइए आगे देख लेते हैं। धम्म महामात्र तो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष 13 वर्ष के बाद अशोक ने नवीन कर्मचारियों धम्म महामात्र की नियुक्ति की, जिसका मुख्य कार्य था जनता में धम्म का प्रचार तथा कल्याणकारी कार्य करना आदि प्रमुख था। आइए देख लेते हैं धर्म श्रावण क्या है दोस्त। तो 7वें स्तंभ लेख में उल्लिखित अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश धर्म श्रावण कहलाता है। अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक दारा प्रथम डेरियस से मिली थी। 1750 में टिफैंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पढ़ा था। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है तथा गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। अशोक के आदेश लेखों में उनकी दूसरी पत्नी करुवाकी का, जो राजकुमार तिवर की माता थी, और उनके पौत्र दशरथ का उल्लेख मिलता है। आगे देख लेते हैं दोस्त 9वां। आइए देख लेते हैं भैया शिलालेख उसमें उल्लिखित विषय क्या है दोस्त। तो किस शिलालेख में क्या क्या बातें उल्लिखित की गई हैं, आइए देख लेते हैं। तो प्रथम शिलालेख में दोस्त क्या लिखा गया है। प्रथम शिलालेख में समाज उत्सव का निषेध, पशु बलि का निषेध बताया गया है। प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख है, जिसमें सभी मनुष्य मेरी संतान है कहा गया। द्वितीय शिलालेख में क्या है दोस्त। प्रत्यक्ष राज्य चेर, केरल, पुत, चोल, पांड, सतपुत एवं ताम्रपर्णी, श्रीलंका, पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्य। अगला देखते हैं दोस्त। अगला तृतीय शिलालेख में किसका उल्लेख किया गया है दोस्त। तो ये है आमात्रों अर्थात पदाधिकारियों के प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश, अल्प पाप अल्प संग्रह। चतुर्थ शिलालेख में राजूक एवं राजकों की नियुक्ति का उल्लेख है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देशन, मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 5वें शिलालेख में 11वें शिलालेख में धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन है दोस्त। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख मिलता है भैया। आगे देख लेते हैं दोस्त 13वें शिलालेख में क्या उल्लेख भैया। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम जहां अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे उनका उल्लेख हुआ। अंत्योक सीरियाई नरेश था, तूरमय मिस्र नरेश था, अंतिकिनी मैसेडोनिया का नरेश था, मग एपीरस का शासक था दोस्त। आगे देखते हैं अधिक सुंदर सीरीन था दोस्त। आठविक राज्यों का उल्लेख सभी मनुष्य मेरी संतान प्रजा है, जिस प्रकार मैं अपना संतान के लिए लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी। प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख। जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धाय को सौंप कर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी इसलिए राजूकों की नियुक्ति की है। ये कौन कहता है भैया। ये अशोक कहता है कि मैं भी राजूकों की नियुक्ति करके मुक्त हो गया। प्रथम शिलालेख कलिंग प्रथम
प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख है। सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए, इसका उल्लेख 7वें शिलालेख में हुआ है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख वीडियो। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।